दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 45 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है घर का आंगन। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोहिणी, जल्दी से सामान बांध लो तुम। अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रह सकते। जिस घर में हमारी बात नहीं मानी जाए, जिस घर में हमारे सुझावों को अमल में नहीं लाया जाए, उन पर विचार विमर्श नहीं किया जाए, जिस घर में हमारे साथ परायों जैसा व्यवहार होता हो, हम उस घर में रहकर भी क्या करेंगे? यह घर का आंगन अब हमारे लिए पराया है, इसलिए अब इसका बंटवारा होगा। विराज अपनी पत्नी रोहिणी से यह सब घर के बरामदे में कुर्सी से उठकर ऊंची ऊंची आवाज में कह रहा था। रोहिणी, जो ऊपर वाले कमरे में अपनी छोटी ननद पायल के साथ में बैठकर गपशप कर रही थी, अचानक विराज की आवाज सुनकर सहम जाती है। वह पायल से पूछती है, क्या हुआ? अचानक कुछ गड़बड़ हो गई क्या? तुम्हारे भैया अचानक से इतना गुस्सा क्यों हो गए? अभी बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे। पायल जवाब देते हुए कहती है, भाभी, पता नहीं क्या हुआ, चलकर देखते हैं क्या हुआ होगा। विराज की इन सभी बातों को घर के मुखिया ओम प्रकाश जी अपनी धर्मपत्नी सुजाता जी के साथ बरामदे में ही सोफे पर बैठकर बहुत ही आराम से सुन रहे थे। रोहिणी और पायल दोनों बरामदे में आ जाते हैं। रोहिणी पूछती है, क्या हुआ विराज? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ है? कुछ तो बताओ। पायल अपने पिता ओम प्रकाश जी से पूछती है, क्या हुआ पिताजी? भैया इतने नाराज क्यों हैं? आप सब कुछ सुनकर भी इतने खामोश क्यों हैं? आपको तो ऊंची आवाज पसंद नहीं है। कुछ उत्तर नहीं मिलने पर वह परेशान होने लगती है। एक अजीब सी खामोशी पूरे घर में अपना आशियाना बना लेती है। कुछ पलों के बाद ओम प्रकाश जी अपनी धर्मपत्नी सुजाता से कहते हैं, चलिए खाना खाते हैं। आज क्या बनाया है? और अपनी बड़ी बहू रोहिणी और अपनी छोटी बेटी पायल से कहते हैं, चलो आ जाओ, तुम सब भी खाना खा लो। ओम प्रकाश जी और उनकी धर्मपत्नी सुजाता जी के परिवार में 4 बच्चे हैं। उनका बड़ा बेटा विराज, जो एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करता है, उसका विवाह रोहिणी से हुआ है। छोटा बेटा मोहित, जो अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। बड़ी बेटी रीना, जिसका विवाह हो चुका है और दोनों पति पत्नी सरकारी विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। छोटी बेटी पायल, जो एक प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है और घर में उसकी शादी की बातें हो रही हैं। रोहिणी उसे अक्सर मजाक में मैनेजर साहिबा कहकर बुलाती है। पूरा परिवार सुख और शांति से खुशियों के साथ रहता था। ओम प्रकाश जी और उनकी पत्नी ने इस परिवार को अपने संस्कारों से सींच कर रखा है। यह परिवार एक आदर्श परिवार के रूप में जाना जाता है। घर का आंगन कभी बंटवारा देखेगा, यह कोई सोचता भी नहीं था। बड़े बेटे विराज का स्थानांतरण दूसरे शहर में हो गया था, इसलिए वह अपनी पत्नी रोहिणी के साथ दूसरे शहर में जाकर रहने लगता है।
छोटे बेटे मोहित और छोटी बेटी पायल की पढ़ाई के लिए विराज हर महीने कुछ पैसे भेजता रहता है। समय के साथ छोटी बेटी की नौकरी एक प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर लग जाती है। घर में खुशियां निवास कर रही थीं, मगर उसकी शादी में होने वाले खर्च की बातें इस घर में होना शुरू हो चुकी थीं। माता पिता अपनी जमा पूंजी से अपनी छोटी बेटी पायल का विवाह करने का निश्चय कर चुके थे, मगर विराज उनसे कह रहा था कि जब हम भाइयों का बंटवारा होगा तब हम आपकी जमा पूंजी और फिर घर का आंगन का भी बंटवारा कर लेंगे। आखिर सब कुछ हम भाइयों का ही तो है। बहनें तो शादी के बाद अपने ससुराल में रहेंगी। विराज की इन बातों को सुनकर दोनों ओम प्रकाश जी एवं सुजाता जी को बहुत दुख होता है, मगर बुजुर्ग और समझदारी के आवरण में वह अपनी आंखों से बहते हुए अपने आंसुओं को छुपा लेते हैं। विराज और रोहिणी वहां से चले जाते हैं। घर का आंगन जो अभी कुछ पलों पहले तक एकता और खुशियों का केंद्र बना हुआ था, वह अब बंटवारा और उससे उत्पन्न अशांति का केंद्र बनने लगा था। सभी सदस्य कुछ इस प्रकार से रह रहे थे जैसे वह सब एक दूसरे से अनजान और अपरिचित हैं। जिस प्रकार पतझड़ में वृक्ष से टूटकर पत्ते अलग होकर जमीन पर करीब तो रहते हैं और दिखाई भी देते हैं, मगर साथ में नहीं होते हैं। इस परिवार रूपी वृक्ष के सभी सदस्य सिर्फ अपना जीवन बाहरी आवरण में जीने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी आत्मा अभी भी इस जीवन को जीने की अपनी सहमति नहीं दे रही थी। धीरे धीरे बस समय निकल रहा था। इन सभी की आत्मा और जिंदगी वहीं पर रुकी हुई थी। सभी एक दूसरे को अंदर से बहुत याद कर रहे थे, मगर सामने आने पर अपने अहंकार और स्वाभिमान की चादर ओढ़ लेते थे, जिससे उनके अहंकार और स्वाभिमान को कोई चोट नहीं पहुंच सके। तीज और त्योहार पर घर में कोई भी खुशी और उत्साह नजर नहीं आता था, क्योंकि खुशियाँ और उत्साह पूरे परिवार के साथ में आने पर मिलती है, किसी दिन और अवसर से नहीं मिलती है। सिर्फ विचारों की लड़ाई है, सिर्फ विचारों का मतभेद है, सिर्फ खुद को सही साबित करने की जंग है। विचारों को समझना और उन पर तर्क वितर्क करना, उन पर योजनाएं बनाना और भविष्य में संभव लाभ और हानि पर कोई चर्चा ही नहीं हुई थी। सिर्फ एक पक्ष को ही सत्य माना जा रहा था। कुछ समय बाद घर का काम करने के बाद रोहिणी बालकनी में बैठकर कुछ समय अपने लिए निकाल रही थी। उसने अभी अपनी आंखें बंद करके स्वयं के साथ बातें करना शुरू ही किया था कि गाड़ी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने देखा कि पड़ोस वाले घर में रहने वाला संयुक्त परिवार छुट्टियों का आनंद लेने के लिए बाहर जा रहा है। रोहिणी को यह सब देखकर अपने परिवार की याद आने लगी। कुछ पलों पहले शांत चेहरे पर अब निराशा की रेखाएं आने लगी थी। अपना परिवार, अपने घर का आंगन कितना सुंदर होता है, सभी सदस्यों का एक साथ रहना। तभी घर की घंटी बजती है। वह दरवाजा खोलती है और विराज उसे अपना बैग देकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। रोहिणी उसे पानी देते हुए कहती है, विराज, बहुत समय हो गया है, चलो अपने घर चलते हैं। अपना परिवार, अपना घर मुझे बहुत याद आता है।
अपने परिवार के सदस्यों की याद मुझे बहुत आती है। विराज रोहिणी की बातें सुनकर उससे कहता है, रोहिणी, तुम्हें मालूम है वहाँ हमारी कोई बात नहीं मानेगा। पिताजी अपनी जिद नहीं छोड़ रहे हैं। तुम ही बताओ, क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं चाहता हूँ कि घर आंगन का बंटवारा हो? नहीं रोहिणी, मगर आय का स्रोत भी तो होना चाहिए। अगर पिताजी और माताजी अपनी पूरी जमा पूंजी इस विवाह में खर्च कर देंगे तो फिर आगे क्या होगा? तुम बताओ, मैं क्या करूं? रोहिणी कहती है, विराज, हम कल घर जाकर पिताजी और माताजी से बात करेंगे। बरामदे में पिता ओम प्रकाश जी अखबार पढ़ रहे थे और माँ जी रसोई घर में खाना बना रही थी। मोहित सरकारी नौकरी के लिए अपना साक्षात्कार देने जा रहा था और पायल बैंक जाने के लिए तैयार हो रही थी। घर के सभी सदस्य बरामदे में आ जाते हैं। रोहिणी कहती है, जी विराज कुछ कहना चाहते हैं। विराज कहता है, पिताजी, आप और माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। उस दिन जो हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बस इस परिवार की चिंता हो रही थी। अगर आप दोनों अपनी जमा पूंजी इस विवाह में खर्च कर देंगे तो फिर आप दोनों के पास क्या बचेगा? पिताजी अपनी कुर्सी से उठकर विराज को गले लगाते हुए कहते हैं, बेटा विराज, ये कहने के लिए तुमने इतना समय लगा दिया बेटा? एक बार बताया होता तो क्या मैं तुम्हारे इस फैसले को स्वीकार नहीं करता बेटा? हमारे घर का आंगन कभी बंटवारा नहीं देखेगा बेटा। विराज कहता है, आपने सही कहा है पिताजी। यह सब सुनकर परिवार के सभी सदस्य भावुक होकर आंखों में आंसू लिए एक दूसरे से गले लगकर कहते हैं, हमारा घर का आंगन कभी भी बंटवारा नहीं देखेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपके इस कहानी पर क्या विचार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।